हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर चालू करेंगे एंड दैट इज मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और इसका इकोनॉमी में क्या रोल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझिए। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल फैक्ट्स। यानी यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में हम उन चीज़ों को लेते हैं या उन फैक्ट्स को या डाटास को लेते हैं जो न्यूमेरिकल टर्म्स या नंबर्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको कि यहाँ एक स्कूल में हिंदी में 11th क्लास में बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं ये हमें निकालना है कि उनके कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 से ऊपर मार्क्स आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम मैथ्स, बायो और कॉमर्स एंड आर्ट्स इन सब क्लासेस में जितने भी बच्चे हिंदी कर रहे हैं उसके मार्क्स हम काउंट करेंगे और उसमें से फिर हम ये देखेंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 50 से ऊपर लाते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया, अलग अलग क्लासेस के हिंदी के मार्क्स इकट्ठे किए क्लास वाइज, फिर उसमें से उन बच्चों को छाटा जो 50 से नीचे थे, फिर उन बच्चों को छाटा जो 50 से ऊपर थे। तो इस तरीके से हमने पूरे डाटास को क्लासीफाई किया। अब अगर हम ये सारे डाटास एक साथ बस रॉ फॉर्म में रख देते हैं और बोलते कि इसमें से छांट लो कि कितने बच्चों के 50 मार्क्स से ऊपर हैं, तो वो डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हमने उसको प्रॉपरली कैटेगराइज किया, उसका क्लासिफिकेशन किया, तो उससे हमें ये समझना बहुत आसान हो गया कि इस स्कूल में क्लास 11 में हिंदी में इतने बच्चों के 50 मार्क्स से ज़्यादा आए हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स का काम है कि जो कॉम्प्लेक्स डाटा है, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट डाटा है या रॉ फॉर्म में पड़े हैं डाटा, उनसे हम किस तरीके से बेटर आउटकम निकाल पाएँ और उसको अंडरस्टैंडेबल बना पाएँ। तो इसके लिए हमें उसको पूरा प्रोसेस करना होता है उन डाटास को। पहले हम उसको क्लासीफाई करते हैं, फिर टेबुलेशन करते हैं, फिर उसके बेसिस पे टेबल्स एंड ग्राफ्स बनते हैं, उसके बेसिस पे एवरेजेस निकाले जाते हैं, एक दूसरे से रिलेशन निकाला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे काम किए जाते हैं और उससे जो आउटकम्स निकलते जाते हैं वो अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं एक कॉमन पीपल के लिए। तो ये स्टैटिस्टिक्स का एक मेन रोल यही होता है कि जो रॉ फॉर्म में डाटाज हैं या हमारे पास उल्टे सीधे जो न्यूमेरिकल टर्म्स पड़ी हुई हैं उसको हम किस तरीके से एनालाइज करें कि वो हमारे लिए यूज़फुल हो जाए। जो गवर्नमेंट है उसके लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट का एक अलग से स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है जो हर साल अलग अलग एरियाज से डाटाज इकट्ठे करता है। जैसे एक ओवरऑल जनसंख्या, हमारे देश में कितनी जनसंख्या है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग लोगों के डाटाज इकट्ठा करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और उसको अलग अलग चीज़ों में कैटेगराइज करके सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो उन्हें ये मालूम पड़ जाता है कि हमारे देश में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है। इसी तरीके से जो हमारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, वहाँ पर किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें स्टैटिस्टिक्स के थ्रू मालूम पड़ती है। जैसे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा कि एक साल में एग्रीकल्चर सेक्टर से टोटल प्रोडक्शन कितना होता है, उसके हमने डाटाज इकट्ठे किए। इसी तरीके से हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इससे रिलेटेड डाटा इकट्ठा किया। इसी तरीके से हमने सर्विस सेक्टर में देखा कि लोगों को कितनी टोटल इनकम हो रही है, ये हमने निकाला। तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि इन तीनों सेक्टर में से सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर कौन सा है और कौन सा सेक्टर कम अर्न कर पा रहा है। तो उस सेक्टर में गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान देती है, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है ताकि वो सेक्टर इम्प्रूव हो पाए। तो इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स जो है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट उसके बेसिस पे बहुत सारे इकोनॉमिक प्लान्स बनाते हैं। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको अगर हमें अचीव करना है तो हमें स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो देखिए, इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी यहाँ पर हम जो भी न्यूमेरिकल टर्म्स में जो भी डाटाज इकट्ठे कर रहे हैं वो एग्रीगेट फॉर्म में, यानी उन सबको जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स है। अलग अलग पड़े हुए डाटाज स्टैटिस्टिक्स नहीं है।
अगर हमने मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टेट में कितने लोग हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, दूसरे स्टेट की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, लेकिन उनको आपस में नहीं जोड़ा, तो इससे हम ये नहीं निकाल पाएंगे कि हमारे देश में टोटल जनसंख्या कितनी है और उससे कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जो हमने अलग अलग जगह से डाटा इकट्ठे किए उन सबको जब हम एक साथ मिला देते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स बन जाता है। सो स्टैटिस्टिक्स इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल फैक्ट्स। आगे देखिए, द डाटाज आर एस्टिमेटेड। अब यहाँ पे जो डाटाज हैं कई बार वो पॉइंट्स में आती हैं उनकी वैल्यूज़, या कई बार ऐसा होता है कि लाखों करोड़ों में होती है। तो ऐसे डाटाज को पूरा एग्जैक्टली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसका अप्रॉक्सीमेशन कर देते हैं या एस्टिमेशन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलें कि इंडिया में टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है वो 3 अरब 2 करोड़ 4,35,671 है। अब ऐसे आप किसी को बताएंगे तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अगर उसको बताएंगे कि हमारी जनसंख्या लगभग 3.5 अरब है तो उसे आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बोले कि हमारा जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों का जो परसेंटेज है वो 45% है, तो उसे आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ 100 में से 45 लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने स्टैटिस्टिक्स में जो भी हमने वैल्यूज इकट्ठी की उसको हमने बहुत ही सिंपल फॉर्म में या तो एवरेज फॉर्म में या परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको लोगों को समझाया, जिससे ये बहुत ही आसान तरीके से लोगों को समझ में आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उनको पहले एस्टिमेट किया जाए। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ लोगों को बताएंगे तो वो लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो इसीलिए इसका एस्टिमेशन या अप्रॉक्सीमेशन किया जाता है। देन डाटाज आर कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि हमने ये देखना है कि एक स्कूल में हिंदी में बच्चों के 50 से ऊपर कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 50 से ऊपर मार्क्स ला रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम मैथ सेक्शन के सारे बच्चों के डाटा इकट्ठे करेंगे, उनके हिंदी के मार्क्स इकट्ठा करेंगे, फिर बायो सेक्शन के सारे बच्चों के मार्क्स इकट्ठा करेंगे, फिर कॉमर्स के एंड देन आर्ट्स के। तो यहाँ पर जो डाटा इकट्ठे किए वो हमने बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में किए और उसी तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में उसका क्लासिफिकेशन किया, तब जाके वो डाटा जो हैं उसको हम आसानी से एनालाइज कर पाएंगे और उसके बेसिस पर हम एक आउटकम निकाल पाएंगे। ठीक है। देन डाटाज आर कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। हमेशा जो भी डाटाज इकट्ठे किए जाते हैं वो उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। जैसे हमने जनसंख्या का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया तो उससे हम बहुत सारे अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में टोटल लिटरेट पर्सन कितने, अब लिटरेसी में भी फीमेल लिटरेसी कितनी है एंड मेल लिटरेसी कितनी है ये हम निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, कितने लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने लोग पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं डाटाज के थ्रू। लेकिन वो हम कब कर पाएंगे, जब हमारा पहले से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स हो। मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि हमें ये निकालना है कि हमारे देश में मेल और फीमेल कितने हैं, तो जो हम टोटल डाटा इकट्ठा करेंगे उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, मेल में और फीमेल में। लेकिन ये कब हो पाएगा, जब हमने पहले से डिसाइड किया हुआ हो कि हमें अपनी टोटल पॉपुलेशन को मेल एंड फीमेल में डिवाइड करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी स्टैटिस्टिकल डाटाज हम यूज़ करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। एंड लास्ट, डाटाज आर कंपेरेबल। यहाँ पर हम सारे डाटाज को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर ये बोले कि इस साल हमारे यहाँ पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग 45% हैं एंड लास्ट ईयर ये 42% था, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ 3% से इस साल पॉवर्टी और बढ़ गई। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई इतने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे कैसे आ गए। तो गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में काम करेगी, गरीब लोगों को और ज़्यादा स्कीम्स के अंतर्गत लेके आएगी और उनके भलाई के लिए गवर्नमेंट काम करेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे कंपैरिजन करके हम डाटास को बहुत ही वैल्यूएबल बना सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
आगे के वीडियोस में मैं आपको इसके आगे का पढ़ाऊंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें नोटिफिकेशन बटन जो है उसको ऑन कीजिए। ओके, थैंक यू।